पर सलाह ही जो बनना है तूने फिर अप्लाई क्यों किया है? अच्छा दिल चाह रहा था कि शायद कोई मुआवजा हो जाए। होता है, जरूर होता है, जैसे कल पाकिस्तान जीता, लेकिन लग रहा है श्रीलंका से। क्यों बेटा, आपको लग रहा था इंडिया से जीते? ये कहीं हो ही ना जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, ये ऑन कर दिए? चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, आज मेरी कोशिश है, आप यार मुझे वैसे चेयर चाहिए थी बिकॉज मैंने डायग्राम बनाने, पर चलो देखी जाएगी। सुन लो। हमने आ रही है कोई नहीं यार, उसको काट दी तू। अच्छा जी है तो वो तो तुझे तू नजर आएगा, ये तो नहीं नजर आएगा जी। अच्छा सामने बैठे। बच्चों, आज की क्लास में हमने प्राइस के चेंज का इंपैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे करने हैं और उसके मैंने आपके 3 डायग्राम बनाने हैं। कल मैंने ये टेबल आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था प्राइस का जो चेंज है उसका इंपैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, दैट इज नोन एज प्राइस इफेक्ट। ठीक है, कि व्हाट हैपेंस टू क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस चेंजेस, राइट? दिस इंपैक्ट इज नोन एज प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर इफेक्ट्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। मैंने एक दो जगहों पे, क्योंकि सारी जगह पे मैं कंज्यूमर थ्योरी कर चुका हूं, बस आपके साथ अभी तक मैंने नहीं किया, तो मैंने बहुत उन स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया है। तुम लोगों से वो काफी कम है, मेरे ख्याल में को 20-25 बचा है, लेकिन कई बच्चों ने जब वो एसेज लिख रहे थे उन्होंने एक कॉमन मिस्टेक ये की है, इसे यू शुड लर्न फ्रॉम दिस। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब एक गुड सस्ता होता है तो लोग उसकी तरफ आते हैं अवे फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव या अवे फ्रॉम इट्स सब्स्टिट्यूट, तो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शोज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम इफेक्ट में बच्चों ने लिखा हुआ है एज इनकम चेंजेस इट डिपेंड्स ऑन वेदर द गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर। ये क्यों गलत है? क्योंकि इनकम तो चेंज ही नहीं हो रही ना मेरा बच्चा, क्या चेंज हो रहा है? प्राइस इफेक्ट है ना। ये प्राइस इफेक्ट में ये दो चीजें होती है, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट का ये मतलब नहीं है कि इनकम चेंज हो रही है। इनकम का मतलब है जब प्राइस चेंज हो रही है तो परचेजिंग पावर चेंज हो रही है, और उस परचेजिंग पावर की चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, डिपेंड करता है वेदर द गुड इज अ नॉर्मल गुड और एन इंफीरियर गुड, जिसे हम देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था ये टेबल आप लोगों ने याद करना है कि भाई अगर प्राइस फॉल कर रही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होगा, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा अगर गुड नॉर्मल है, लेकिन अगर गुड इंफीरियर है तो फिर इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव इंपैक्ट शो करेगा। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ रही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होगा, इनकम इफेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट शो करेगा अगर प्रोडक्ट नॉर्मल है, लेकिन अगर इंफीरियर है तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट शो करेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों, आज मैंने आप लोगों के साथ 3 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ठीक है, मोमिन मेरे लिए एक चेयर लाओ जरा पीछे से। मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इन 3 डायग्राम्स में मैं आपको ये बताऊंगा, देखो सही हो रहा होगा, इधर इन 3 डायग्राम्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नंबर 1 प्राइस के चेंज से कैसे डिटरमिन होता है और कैसे चेंज होता है, और उससे डिमांड कर्व कैसे डिराइव होती है, नॉर्मल गुड की, इंफीरियर गुड की, गिवन गुड की। 3 गुड्स करने हैं आज, क्योंकि मेरा इरादा है कल ये हमने चैप्टर खत्म करना है ताकि मंडे को इसके एसेस करें और ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, राइट? इसके अलावा मैं ओवर द वीकेंड, आई नो टेस्ट है लेकिन वो अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो खैर मैं आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिया ना, डॉक्यूमेंट वो एसेस का, कंज्यूमर थ्योरी के एसेस का डॉक्यूमेंट मैंने भेजा है, इंशाल्लाह मंडे को वही डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आप वीकेंड पे पढ़ के आइएगा। ठीक है, और दूसरा मैं ओवर द वीकेंड आप लोगों को, मेरे नोट्स में 30 एमसीक्यूज हैं कंज्यूमर थ्योरी के, तो ओवर द वीकेंड में आपको वो लिंक भी शेयर करूंगा, वो 30 एमसीक्यूज भी करके आइए। ज्यादा नहीं है, 30 एमसीक्यूज घंटे में हो जाते हैं, राइट? शायद उससे भी कम, सो इंशाल्लाह वो भी करके आइएगा। खैर एनीवे, अब मैंने जो डायग्राम बनाने हैं, याद रखो कंज्यूमर थ्योरी के प्राइस के चेंज के डायग्राम के लिए 3 चीजें आपने याद करनी है। यू नीड टू मेमोराइज दीज 3 थिंग्स। नंबर 1, डायग्राम बनाने के स्टेप्स क्या हैं, उस पर आपने अभी
नंबर 2 सीक्वेंस क्या है, पुराना इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम और हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम किधर होगा, इस पे आते हैं। नंबर 3 साइन टेबल। साइन टेबल क्या है, वो साइन टेबल ये है जो मैं आपके साथ अभी करूंगा थोड़ी देर। ये 3 चीजें याद होनी चाहिए, लेकिन अभी आप याद नहीं करें, अभी तो बेसिकली जो मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा वो समझें। जब ये 3 डायग्राम बना लूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अब इनको हमने ये जो 3 डायग्राम्स बनाए हैं इसके लिए हमें ये 3 चीजें कैसे याद करनी है, राइट। पहले हमारा फोकस इस पे है, स्टेप्स। स्टेप्स मैंने यहां लिखे हुए हैं, 7 स्टेप्स हैं। इंट्रो स्टेप ये, बाकी 6 स्टेप्स ही, अगेन 7 स्टेप्स हैं। बट ये वो 7 स्टेप्स नहीं है जो मैंने इनकम के चेंज के डायग्राम पे बनाए थे, ये फर्क स्टेप्स हैं, दीज आर डिफरेंट, ठीक है। सो ये जो स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स, ये इन 7 स्टेप्स से फर्क है जो कल मैंने बनाए थे, ठीक है। क्या फर्क है देख लेते हैं। सो लेट्स इरेज दिस आपके लिए, फ्रॉम द स्क्रैच बनाते हैं। अब बच्चों प्लीज गौर से देखना है, ये आपने गौर से नहीं देखा ना, आपको समझ नहीं आएगी ये किस तरह मैंने डायग्राम बनाए हैं, क्योंकि ये डायग्राम ट्रिकी है। कल वाला डायग्राम आसान था, फिर भी जो इनकम का चेंज है ना मुश्किल नहीं है, बस मैं डॉटेड क्रॉस बनाना है तो समझ आ जाती है बच्चे को। इसमें ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें एक हाइपोथेटिकल बजट लाइन बनाई है जो मैंने अभी तक तुम लोगों को बताई नहीं वो क्या होती है, वो भी बताने लगा, ठीक है। तो अभी हम इन 7 स्टेप्स को जरा फॉलो करते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेप, एक्सेस को ड्रॉ करें और लेबल करें, ये मैंने कर दी है यहां पे। एक्सेस ड्रॉ हो गए, लेबल हो गए, ठीक है। स्टेप 1, ड्रॉ द ओल्ड बजट लाइन, ओल्ड इंडिफरेंस कर्व, ओल्ड इक्विलिब्रियम। इजी। हमजा पंखा चला प्लीज। ओल्ड बजट लाइन, थैंक यू। ओल्ड बजट लाइन, old budget line, old indifference curve and old equilibrium, जिसको मैं लेबल कर रहा हूं A से, ये भी आसान है, राइट। पुरानी बजट लाइन, पुरानी इंडिफरेंस कर्व, पुराना इक्विलिब्रियम, ये है स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, ड्रॉ द न्यू बजट लाइन। अब सवाल ये है नई बजट लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बना दूं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं किसका डायग्राम बना रहा हूं, प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब पहला सवाल, पैरेलल शिफ्ट होगा या पिवटल? पिवटल। पैरेलल नहीं होता, पैरेलल इनकम के चेंज पे होता है या जब दोनों गुड्स की प्राइस चेंज हो रही है, वो हम एक ही प्राइस अज्यूम करें चेंज हो रही है, तो पैरेलल नहीं हो सकता, ये पिवटल होगा। दूसरा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा, आगे जाएगा, क्योंकि x इज बिकमिंग चीपर, तो जब वो गुड चीपर होता है दैट मींस अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। अच्छा अब याद रखो, चाहे गुड नॉर्मल है, इंफीरियर है या गिफन है, अगर प्राइस कम हो रही है बजट लाइन ने पिवटली आउटवर्ड शिफ्ट होना है, बिकॉज बजट लाइन का ताल्लुक प्रोडक्ट से नहीं है, बजट लाइन का ताल्लुक है अफोर्डेबिलिटी से, ठीक है। तो इसीलिए अब क्योंकि मैं डायग्राम बना रहा हूं प्राइस के फॉल का, तो देयरफॉर जो सेकंड स्टेप में मैंने आई हैव ड्रॉन द न्यू बजट लाइन, आई हैव पिवटली शिफ्टेड टू द राइट, राइट, दैट बजट लाइन इज नाउ पिवटली शिफ्टेड टू द राइट, राइट, बिकॉज एक्स की प्राइस कम होगी। ये हो गया स्टेप 2। अब आते हैं नए स्टेप पे, अब मेरी बात गौर से सुननी है। हाइपोथेटिकल बजट लाइन क्या होती है? हाइपोथेटिकल बजट लाइन को इमेजिनरी बजट लाइन भी कहते हैं, ये इन रियलिटी नहीं होती। इमेजिनरी बजट लाइन का मतलब है ऑब्वियसली इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, ये इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये होती है एक बजट लाइन जो कंज्यूमर का माइंडसेट शो करती है। क्या मतलब माइंडसेट का? माइंडसेट का मतलब है असल में ये बंदा जिसका बजट ये बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, असल में अच्छा चलो एक बंदा है जिसको इकोनॉमिक्स आती है, जिसको पता है इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है,
वो देखेगा कि वो अमीर हो रहा है या गरीब हो रहा है बेस्ड ऑन कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है। तो वो सिर्फ इनकम से ही नहीं देखेगा, वो प्राइस से भी देखेगा। लेकिन दुनिया में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लोग जिनको इकोनॉमिक्स नहीं आती ऑब्वियसली, वो अमीरी और गरीबी प्राइस से नहीं देखते, किससे देखते हैं? पैसे, इनकम से देखते हैं। ठीक है, अब सुनो, इस बजट लाइन के शिफ्ट से सादात, इस बजट लाइन के शिफ्ट से क्या अंदाजा हो रहा है कि ये बंदा अमीर हो रहा है इन रियलिटी या गरीब हो रहा है? रियलिटी की बात हो रही है, रियलिटी। क्यों? अजीब आदमी यार, हाँ साहब, अमीर हो गया क्योंकि प्राइस कम होगी ना एक्स की। नहीं ना मेरा बच्चा, क्वांटिटी अभी ज्यादा नहीं है। बाय द वे ये जो कह रहा है ना क्वांटिटी ज्यादा हुई है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी को अभी देखी नहीं हमने, समझ रहे? परचेजिंग पावर, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, क्वांटिटी तो देखी नहीं है, क्वांटिटी तो एंड में निकालेंगे, वो इक्विलिब्रियम से निकालेंगे। तो अभी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, अभी सिर्फ बजट लाइन आगे शिफ्ट हुआ है। वो क्यों आगे शिफ्ट हुआ है? क्योंकि एक्स क्या हुआ है? चीपर। जब एक्स चीपर हुआ है और वाई उतना ही है, तो इसका मतलब रियल इनकम के एतबार से ये बंदा अमीर हुआ या गरीब हुआ? अमीर हुआ, राइट? लेकिन हाइपोथेटिकल बजट लाइन ये दिखाती है आपको कि इन रियलिटी एक बंदे के माइंडसेट में वो अपने आप को अभी भी पहले से अमीर समझेगा या गरीब समझेगा? प्राइस फॉल हुई है ना, तो इनकम तो चेंज नहीं हुई ना, इनकम चेंज नहीं। इन रियलिटी दिस पर्सन हैज गॉटन रिचर, और उसके माइंड में अभी भी वो क्या है? सेम ही है, पहले जितना अमीर या पहले जितना गरीब ही है, राइट? जो हाइपोथेटिकल बजट लाइन बनती है वो बेसिकली ये दिखाएगी कि इन रियलिटी ये बंदा अमीर हुआ है, बट उसके माइंड में अभी भी वो पहले जैसा ही है। फर्क क्या हुआ है? एक्स सस्ता हो गया तो वो समझेगा कि मैं एक्स ज्यादा अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन फिर वो जब एक्स ज्यादा लेना चाहेगा तो उसको क्या लगेगा? मुझे वाई क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके माइंड में वो अमीरी गरीबी वो उतनी है जितनी पहले थी। इस वजह से एक हाइपोथेटिकल बजट लाइन बनता है जो कंज्यूमर का माइंडसेट शो करता है, इमेजिनरी बजट लाइन बनता है जो कंज्यूमर का माइंडसेट शो करता है। उसकी ये दो प्रॉपर्टीज याद कर लो क्योंकि आसान हो जाएगा काम आपके लिए। हाइपोथेटिकल बजट लाइन की पहली प्रॉपर्टी है, इट इज पैरेलल टू द न्यू बजट लाइन। नई बजट लाइन से पैरेलल है, नई बजट लाइन से पैरेलल है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी करने से पहले हमजा मुझे बता, इन रियलिटी अमीर हुआ है ये बता, लेकिन उसके माइंड में अभी भी वो क्या है? सेम। तो नई बजट लाइन से पैरेलल बनेगा। अब सवाल, आगे बनेगा या पीछे बनेगा? हाइपोथेटिकल बजट लाइन आगे बनेगा या पीछे बनेगा? नहीं, हाइपोथेटिकल तो इमेजिनरी है ना, पीछे बनेगा, क्योंकि रियलिटी वाला ये नया बजट लाइन है, रियलिटी वाला एक नया बजट लाइन है, लेकिन उसके माइंड में अभी भी वो क्या है? सेम ही है, उतना ही गरीब है उतना ही अमीर है, राइट? तो इवन दो ये ज्यादा अफोर्ड कर सकता है, बट वो सोच रहा है नहीं यार मैं ज्यादा अफोर्ड एक्स कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले वाई कम करना पड़ेगा मुझे। इसलिए यहां पे आएगा उसका बजट लाइन जिसमें वो एक्स को ज्यादा कर रहे हैं अफोर्ड, वाई कम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो आसान चीज मैंने आपको बताई हुई है, हाइपोथेटिकल बजट लाइन की जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, दो है। एक, वो नई बजट लाइन से पैरेलल होती है। दूसरा, वो पुरानी इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होती है, और पुरानी इंडिफरेंस कर्व पीछे है यहां पे। तो ये याद करने की उस वक्त सोचने की जरूरत नहीं यार अब किधर जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। भाई इंडिफरेंस कर्व पीछे है तो पीछे ही आएगा ना, राइट? तो इसीलिए याद रखो हाइपोथेटिकल बजट लाइन की दो प्रॉपर्टीज हैं, इमेजिनरी बजट लाइन की दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन, पैरेलल फ्रॉम द न्यू बजट लाइन, एंड नंबर टू, टेंजेंट विद द ओल्ड इंडिफरेंस कर्व। तो अब स्केल है किसी के पास? एक ही बच्चे के पास स्केल, क्या बात है क्लास की। अच्छा जी, स्केल रखें। ये सारे डायग्राम बाय द वे ऑब्वियसली इंडिफरेंस कर्व नहीं, लेकिन बजट लाइन आपको स्केल से बनानी है, ऐसे ही बना सकते, राइट? ये वरना चांसेस है गलत हो गए, टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी।
तो स्केल से बनानी है। अब आपने हाइपोथेटिकल बजट लाइन कैसे बनानी है? स्केल को रखें बिल्कुल नई बजट लाइन के ऊपर और इसी की बिल्कुल स्लोप में पीछे लेके आते हैं स्केल को पीछे ले जहां पे इंडिफरेंस कर्व से वो टेंजेंट हो जाता है। तो अब मैं यहां से रेड में बना रहा हूं ये, दिस इज द हाइपोथेटिकल बजट लाइन। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे, मैंने इंटरसेक्ट नहीं किया हाइपोथेटिकल बजट लाइन को वाई और एक्स एक्सिस से। क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं है, पहली बात जरूरत नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी है। दूसरी बात, क्योंकि आपके पास रेड पेन नहीं होना तो आपको हाइपोथेटिकल बजट लाइन को बाकी बजट लाइन से डिस्टिंग्विश करने के लिए इट्स बेटर कि आप इंटरसेक्ट ना करें। अगर कर देते हैं ना, अगर मैं ऐसा बना दूं डायग्राम, ये हाइपोथेटिकल बजट लाइन का ये पूरा बनाऊं तो गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट बेहतर है कि इसको हवा में ही रखें। राइट, डोंट इंटरसेक्ट दिस हाइपोथेटिकल बजट लाइन विद द एक्स एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह रखो। राइट, और जहां पे ये टेंजेंट हुआ है, जहां पे हाइपोथेटिकल बजट लाइन टेंजेंट हुआ है पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे, उस पॉइंट को लेबल कर दो एज एच। एच क्या है? हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम। जी भाई, परचेसिंग पावर ज्यादा हुई है ना मेरा बच्चा, परचेसिंग पावर ज्यादा हुई है तो नया बजट लाइन इधर है, वापस पीछे इसलिए गया बिकॉज उसके माइंड में अभी भी उतना ही गरीब है जितना पहले था, क्योंकि अपने माइंड में वो अमीरी गरीबी प्राइस से नहीं देखता, इनकम से देखता, और इनकम चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसलिए ये बना रहे हैं। भाई आप पूछ सकते हैं क्यों बनाते हैं? क्योंकि नया इक्विलिब्रियम में भी बनाऊंगा मैं। ये मैंने क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दिखाने हैं अभी, उसके लिए मुझे हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम की जरूरत है। हाँ, वाई की क्वांटिटी गिरेगी क्यों? क्योंकि वो अज्यूम करे ना कि वो एक्स पे ज्यादा खर्चा करेगा, तो अगेन क्योंकि माइंड में तो वही है उसके कि यार एक्स पे ज्यादा खर्चा करूंगा तो मुझे थोड़ा सा वाई कम करना पड़ेगा, तो वाई को उसको कम, अगेन रियलिटी में नहीं करना पड़ेगा, बट वो सोच रहा है ना कि उसको कम करना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे ए से एच पे वो नीचे आया। ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा बट वो करते हैं थोड़ी देर। ठीक है जी, आ रहे उसमें क्योंकि उसमें हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है तो वो बनाना जरूरी है सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट को दिखाने के लिए ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अभी आ रहा है उसमें। ये हो गया स्टेप 3, हाइपोथेटिकल बजट लाइन से हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम। स्टेप 4, ड्रॉ द न्यू इंडिफरेंस कर्व एंड द न्यू इक्विलिब्रियम। अब सवाल, नया इंडिफरेंस कर्व कहां बनेगा? बनेगा तो इधर ही, यहां से लेकर यहां तक इधर बनेगा। सवाल है किधर बनेगा? याद है ना मैंने कहा है तुम लोगों को कि 3 चीजें याद, ना 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 डॉटेड क्रॉस यानी 3 चीजें याद करो। एक स्टेप्स ये, दूसरा साइन टेबल, आगे तीसरा क्या चीज मैंने कहा? तीसरी चीज मैंने क्या कही थी? सीक्वेंस। ये है जी वो सीक्वेंस जो आपने याद करना है। सीक्वेंस क्या कह रहा है? लेफ्ट पे बनेगा ए, बीच में बनेगा एच, राइट पे क्या बनेगा? बी, नया इक्विलिब्रियम। क्यों? उस पे भी आ रहे हैं। ये क्यों का सवाल अभी दिमाग में रखो। क्यों? पहले ये रट्टा मारो, याद करो, क्यों की बात में बताता हूं। ए बनेगा लेफ्ट पे, लेफ्ट, एच बनेगा बीच में, बी बनेगा राइट मोस्ट। तो मुझे बताओ नया इंडिफरेंस कर्व यहां से बनाऊंगा, यहां से बनाऊंगा या यहां बनाऊंगा? लास्ट। ये मैं नया इंडिफरेंस कर्व ये बना और इसको लेबल कर रहा हूं बी। ठीक है, ये मैंने लेबल कर दिया बी। ये हो गया स्टेप 4। अब आते हैं स्टेप 5। मैंने अब सब्स्टिट्यूशन, अब्दुल्ला ने सवाल पूछा था ये हाइपोथेटिकल क्यों बनाया है? अगर है ही इमेजिनरी तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दिखाना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट याद रखो, याद रखो, 2 पॉइंट्स जो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं, 2 पॉइंट्स जो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाते हैं।
और 2 पॉइंट जो सेपरेट बजट लाइंस पे होते हैं, ये और ये, वो इनकम इफेक्ट दिखाते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर ये याद नहीं रहेगा ना, फिर ना करें, अगर ये याद नहीं रहेगा तो ये याद कर रहे हैं। ए और एज के बीच, यहां से पहले तो लाइनें नीचे खींचो ना, ये लाइनें नीचे खींचो, ए एच बी, ये लाइंस नीचे खींचो। ए के नीचे लिख दें x1, पुरानी क्वांटिटी x की, x2 का लिखूंगा मैं बी। एज पे क्यों नहीं, क्योंकि वो तो इमेजिनरी है ना, ठीक है। फिर अगेन अब्दुल्ला का सवाल क्यों बना रहे हैं, तो हम उस पे आ रहे हैं। क्योंकि ए और एज के बीच, ए की डिफरेंस कर्व के ऊपर जो गैप होता है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आगे जा रहा है पॉजिटिव, ये कहो पॉजिटिव है, ये कहो पॉजिटिव इंपैक्ट शो कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पे, ठीक है। और एज से बी, ये क्या शो कर रहा है, इनकम इफेक्ट, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट शो कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, ठीक है। और ए और बीच या x1 और x2 के बीच जो गैप है वो क्या है, प्राइस इफेक्ट, टोटल इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट। जब प्राइस फॉल हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी बढ़ी। अब इस सवाल का भी जवाब दो, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है नॉर्मल गुड की, ये थोड़े से बढ़ रही है, ज्यादा से बढ़ रही है? ज्यादा से कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, इलास्टिक। तो आप पीडी की भी बात करेंगे, लेकिन पीडी की बात करने से पहले ये तो बना दिया इंडिफरेंस एनालिसिस, अब नीचे बनाए डिमांड कर्व, क्योंकि असल तो मेन चीज डिमांड कर्व की डेरिवेशन है। तो डिमांड कर्व डिराइव करें। डिमांड कर्व के लिए डिराइव करने के लिए पहले तो डिमांड कर्व बनाओ, फ्लैटेड डिमांड कर्व बनाओ, इसको लेबल कर दो dx, x1 से नीचे डॉटेड लाइन खींचो a प्राइम, और b से या x2 से नीचे डॉटेड लाइन खींचो b प्राइम। ये बोलो दिस इज p1, दिस इज p1, दिस इज q1, दिस इज p2 एंड q। लेबल कर रहे हैं p1, p2, q1, Q2. Fall in price causes an increase in quantity by a fall in price causes an increase in quantity demanded by a greater proportion. ये movement along the curve आपको indifference analysis explain कर देती है कि क्यों हो रही है। और साथ में हम ये भी assume करते हैं, assume नहीं, as in ये prove कर रहे हैं कि demand curve normal goods की elastic होती है। एक, क्योंकि वो non essentials हैं, wants हैं। नॉर्मल गुड्स नॉन एसेंशियल्स होती हैं, वांट्स होती हैं। और दूसरा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट की डायरेक्शन क्या है एक दूसरे से, सेम या डिफरेंट? सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो प्राइस इफेक्ट बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि प्लस हो रहे हैं ना ये, राइट, तो बड़ा होगा। अब इसकी सारी एक्सप्लेनेशन यहां लिखी है। पहले मैंने बताया डायग्राम पे क्या इंपैक्ट हो, बाय डायग्राम को क्या हो रहा है, ठीक है, ये छोटा सा मैंने बताया। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अब गौर से देखो क्या लिखा मैंने। एज प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शोज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड एज एक्स इज नाउ चीपर देन बिफोर कंपेयर्ड टू वाई। ऑल्सो एक्स, सिंस एक्स इज अ नॉर्मल गुड and the price of x falls, this causes the purchasing power to rise and income effect shows a positive impact on quantity demanded। क्योंकि ये नॉर्मल गुड है तो लोग नॉर्मल गुड की तरफ भागते हैं जब उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है। अब आज जो बच्चों ने टेस्ट दिए, आज और कल में जो दूसरे स्कूल्स में मैंने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, उस पे स्टूडेंट्स ने ये तो बता दिया था, कई स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स आए उन्होंने ये सारा बताया, लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने ये तो बता दिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, ये नहीं बताया उसके पीछे रीजन क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव क्यों है या पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक मैंने बताया वो, क्योंकि एक्स चीपर है वाई से। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव क्यों है? नॉर्मल गुड है और प्राइस परचेसिंग पावर बढ़ने से लोग नॉर्मल गुड की तरफ जाते हैं। ये सिर्फ एक एक लाइन है ये, लेकिन इस एक एक लाइन की वजह से नंबर मिलते हैं। अगर आप सिर्फ ये लिखो
ये लिखो और ये लिखो, इसमें नंबर कटेंगे क्योंकि आपने रीजनिंग नहीं दी, ठीक है। और फिर क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, तो प्राइस इफेक्ट विल आल्सो शो अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिमांड फॉर दीज नॉर्मल गुड्स विल बी इलास्टिक बिकॉज ये मोस्टली नॉन एसेंशियल्स हैं। और फिर मैंने यहाँ डिमांड कर्व नीचे डिराइव की है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी है। एक दफा स्किप थ्रू करें जल्दी से, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताएं। एक ये पढ़ लो पहले, उसके बाद बताओ। ठीक है, this is basically the explanation of the derivation of the demand curve and this is the explanation of this diagram. ठीक है, इनको कंबाइन करना, राइट। नाउ मरियम क्या पूछ रही है कि ये यहां क्यों बना है? सुनो, मरियम ये पूछ रही है ये ए एच बी क्यों है? ये ए बी एच क्यों नहीं होता, या ये बी ए एच क्यों नहीं होता, या ये एच ए बी क्यों नहीं होता? ये पूछ रहे हैं। यहां पे आता है हमारा साइन टेबल। तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये ऊपर लिख देता हूं, तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? ए से एच, अभी की। इनकम इफेक्ट क्या होता है? ए से बी। और प्राइस इफेक्ट क्या होता है? ए से बी। ठीक है, अगर मैं, सुनना गौर से, अगर मैं एच को अगर मैं ए को लेफ्ट पे ना बनाऊं और एच को उसके आगे ना बनाऊं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मुझे पॉजिटिव नहीं मिल सकता, नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं एच को पीछे बनाऊं ना, एज को पीछे बनाओ तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होगा, जबकि मुझे ये साइन टेबल क्या बता रहा है कि नॉर्मल गुड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव, जब प्राइस गिरती। सिमिलरली मुझे ये टेबल ये बता रहा है कि नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब बी एज के बाद आएगा, जब बी एज के बाद आएगा। इसीलिए ये मुझे साइन टेबल ये बता रहा है कि ए एच बी इज द करेक्ट सीक्वेंस। मुझे ये सीक्वेंस चाहिए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहा है, ये इनकम इफेक्ट दिखा रहा है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आगे आगे जाने चाहिए। समझ आई? अच्छा सवाल है जी। ये मैंने मतलब why have I used this sequence? Because this sequence tells you कि substitution effect will show a positive impact, income effect will show a positive impact. ये नॉर्मल गुड का है। लेकिन अब अगला, जब x सस्ता होता है, गौर से देखो बच्चों, अब ये नॉर्मल गुड का डायग्राम हो गया, अब इंफीरियर का डायग्राम बना रहे हो। इंफीरियर में मरियम सीक्वेंस चेंज हो गया ना, ए जब बीच में नहीं है, क्या बीच में आ गया? बी। क्योंकि अब मैंने साइन टेबल से ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव ही होगा, इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो जो एच है अब क्या बनेगा, कैसे बनेगा? अगर मैं डायग्राम इस तरह बनाऊं, ए बनेगा इधर, एच बनेगा थोड़ा आगे और बी बनेगा पीछे, क्योंकि एच से बी पे मुझे नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाना है। तो बी को बीच में बनना चाहिए, एच से पीछे बनना चाहिए। ठीक है, सो अब ये डायग्राम बनाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा है ना, वो तीन चीजें याद, स्टेप्स तो अब याद हो ही जाएंगे जितना प्रैक्टिस करोगे। सीक्वेंस याद करना और साइन टेबल याद करना बहुत जरूरी है, मतलब सीक्वेंस और साइन टेबल एक दूसरे को प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों,
अब मैंने इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व डिराइव करना है, उसके लिए मुझे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने इंडिफरेंस कर्व के लिए, इंडिफरेंस एनालिसिस के लिए किए। थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि अब थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। गुड वाई गुड एक्स, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट थी वैसे, आज अच्छा हो गया तुमने कर दिया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो बनाना, सो अच्छा ही हो गया इसमें कर दिया। अल्लाह करे अब ये ठीक आ रही है, हैं? देख यार, देख चल रहे। अच्छा जी, गुड वाई गुड एक्स। सुन अब्दुल्ला, हाँ मोमिन, तेरा कुछ सवाल होगा अब्दुल्ला से पूछ रहा होगा, तो तू उसकी तरफ क्यों देख रहा है? वैसे ही तमाशबीन बना हुआ। अच्छा जी, अब मैंने बनाना है स्टेप 1। क्या था याद करो, स्टेप या इंट्रोडक्टरी स्टेप, एक्सेस लेबल। फिर स्टेप 2 ओल्ड बजट लाइन, ओल्ड इंडिफरेंस कर्व, एंड ओल्ड इक्विलिब्रियम। इसको मैं अब नोटिस करो, इधर इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक टेंजेंट है, तो मैं कौन सा पॉइंट चूज करूं? रैंडम नहीं, मैं थोड़ा लेफ्ट पे चूज करूं, थोड़ा लेफ्ट पे करूं। क्यों? क्योंकि मुझे बी बीच में लाना है ना। जब मैंने बी को बीच में लाना है तो ए और एच के बीच का गैप मैं इस तरह रखूं कि बी बीच में आराम से आ सके। तो अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके डायग्राम बनाना। ये आ गया ए, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? नई बजट लाइन। कहां शिफ्ट? प्राइस क्या हो रही है? प्राइस के फॉल के डायग्राम बना लो, प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो नया बजट लाइन कहां जाएगा? पिवटल आ गया। दिस इज द न्यू बजट लाइन। ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 क्या था? हाइपोथेटिकल बजट लाइन। हाइपोथेटिकल बजट लाइन के लिए वी नीड टू कीप द स्केल ऑन द ओल्ड ऑन द न्यू बजट लाइन, ये इसके ऊपर रखा ऑन द न्यू बजट लाइन, एंड देन इट नीड्स टू बी टेंजेंट टू द ओल्ड इंडिफरेंस कर्व। सो पीछे लेके आते जाए आते जाए आते जाए आते जाए। है मेरी ऐप पे स्केल है, मैं तुम्हारे लिए दिखा रहा हूँ कि तुमने कैसे बनाया। मुझे पता है मेरी ऐप पे स्केल, मुझे स्केल की एक्चुअली जरूरत नहीं। सो ये बन गया, दिस इज योर हाइपोथेटिकल बजट लाइन। एंड आपका अब देखो, यहां से लेकर यहां तक टेंजेंट हो रहा है, मैंने कौन सा पॉइंट चूज करना है? राइट, क्योंकि मुझे ए और एच के बीच गैप ज्यादा चाहिए। सो इसीलिए चूज दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट एच, ठीक है। अब मैंने बनाना है नया इंडिफरेंस कर्व और नया इक्विलिब्रियम। दिस इज स्टेप 5, न्यू इंडिफरेंस कर्व एंड न्यू इक्विलिब्रियम। कैसे बनाऊंगा? उसके लिए मुझे ये सीक्वेंस याद करना है। सीक्वेंस याद करके, ऑब्वियसली अब तुम लोग ये सीक्वेंस देख रहे हो, मुझे बताओ 1 बनेगा, 2 बनेगा या 3? 2, ठीक है, क्योंकि बी बीच में बनना है, ए और एच के बीच में बनना है, राइट। क्यों बनना है अब ये भी बताता हूं। सो ये नई डिफरेंस। अच्छा भाई, आज भी ये बच्चों ने की है जो ये टेस्ट दे रहे थे, ऐसे ना बनाना यार इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कभी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता। ये ऊपर लेके जा रहे हो, ये नंबर कटेंगे इसमें। कभी इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता। तो ये यू शेप या इस तरह का शेप कभी नहीं बनाना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाना है, जिस तरह यहां मैंने बनाया ये। और इसको कहीं यहां पे टेंजेंट हो गया, ये हो गया बी। स्टेप 6, लाइंस खींचे और सब्स्टिट्यूशन और इनको फिर बताएं। इसके स्केल से लाइन खींचेंगे। स्केल आपने यहां रखा, लाइन खींची ए से, एच से, बी से, ठीक है। और मैंने अब डिटरमिन करना है x1 x2। तो मुझे बताओ x1 किधर मैं लिखूंगा? ए, शाबाश। और x2 बी।
ठीक है, अब्दुल्ला समझ आ रही है? फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? ए से एच, पॉजिटिव या नेगेटिव? इनकम इफेक्ट क्या है? एच से बी, पॉजिटिव या नेगेटिव? इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो बिकॉज ये इंफीरियर गुड है ना, तो लोग इंफीरियर गुड से दूर जाना चाहेंगे अगर उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। लेकिन ओवरऑल जो प्राइस इफेक्ट है वो क्या है? किसके दो पॉइंट्स के बीच में? ए से बी या x1 से x2, ये है प्राइस इफेक्ट। दिस प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड्स। ये लिखना लाजमी है एक्चुअली। यहीं पे मैंने इसको, अब आगे अगर देखो किधर है, ये यहां पे डायग्राम की छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये लिख दो ना लिखो अप टू यू, ये लिखना अलबत्ता लाजमी है। As price effect falls, substitution effect shows a positive impact. Why? ये लिखना लाजमी है। As x is now cheaper than before compared to y. फिर also as x is inferior and price of x falls, causing the purchasing power to rise, income effect will become negative as people will prefer to spend more on normal goods. ये लिखना लाजमी है। Price effect overall shows a positive impact on quantity demanded. Why? Because the positive substitution effect is greater than the negative income effect. लेकिन अब इससे डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? डिमांड कर्व बनाए यहां पे स्टीपर। क्यों स्टीपर बनाई? क्योंकि प्राइस एक बड़ा है छोटा है? छोटा है, तो तुम्हें पता है डिमांड इनइलास्टिक है, राइट? तो यहां से